ट्यूनिंग बच्चों, तो हमारा जो पार्ट चल रहा था, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट किया था, है ना बच्चों। अब देखिए, अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इनको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए अगर मैं बोलूं अपन ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी explained on the basis of SOP and SRP। अगर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, हम इन बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस बेसिस पर? SOP एंड SRP। देखो कैसे, सुनो। सबसे पहले एक बात बताओ, बात एनोड की करें तो बच्चों एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड आता है, आता है। ऑक्सीडेशन आपने देखा होगा क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों। एनोड पर एनाइन आता है, एनाइन क्या करता है? इनका ऑक्सीडेशन होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को लॉस, है ना, लॉस करने के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन के कारण जो पोटेंशियल, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। बोलो बच्चों। ठीक है, अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपवर्ड साइड है या डाउनवर्ड साइड है? बोलो किसकी होगी? जो ऊपर की तरफ है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो ऊपर की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ होता है उनका एसआरपी क्या होता है बच्चों? उनका एसआरपी क्या होता है? लो होता है। तो एसआरपी लो होगा तो एसओपी क्या होगा? एसओपी क्या होगा? हाई होगा ना। समझ में आ गई बात? बोलो। तो अब देखो, मैं ऐसा कह सकता हूं कि एनाइन which has present at higher side in electrochemical series, है ना, have more tendency to release। ठीक है, हमने क्या बोला? ऐसा एनाइन जो ऊपर की तरफ हो उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब देखो, अपन क्या बोलेंगे कि जो जितना ऊपर होगा उसका एसआर भी उतना ही कम होगा, तो एसओपी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। बोलो बच्चों, बोलो। अपन ऐसा बोलेंगे कि सच एनाइन हैज, है ना, क्या आपका लेस एसआरपी एंड मोर एसओपी। इनका एसआरपी तो कम होता है और एसओपी क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। ये लाइन समझ में आई? बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों, सुनो। सेकंड देखो, बात करें कैथोड पर।
बताओ कैथोड पे कौन जाता है? कैथोड पे कौन जाता है? कैटाइन जाता है। अच्छा, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से यानी रिड्यूस होने से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे एसआर। ये तो पढ़ा हम लोगों ने। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? डाउनवर्ड या अपवर्ड? लोअर साइड। बोलो, होगी ना? जितना जो नीचे आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, तो उसका एसआरपी भी क्या होगा? उसका एसआरपी भी क्या होगा? ज्यादा होगा ना? नीचे वालों का एसआरपी क्या होता है? नीचे वालों का एसआरपी क्या होता है बच्चों? याद है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउनवर्ड जाने पर एसआरपी राइज हो रहा था। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम विच is present at lower side in electrochemical series have more tendency to gain electron, है ना? such and such cation has more SR। ये दोनों पॉइंट समझ में आएगा? बोलो बच्चों। देखो, एनोड पे तो वो रिलीज होगा जिसका एसओपी ज्यादा है, और कैथोड पर वो रिलीज होगा जिसका एसआरपी ज्यादा है। समझ में आई बात? एनोड रिलीज होगा जिसका एसओपी ज्यादा है ना? और कैथोड पर तो देखो अपन क्या बोलेंगे कि रिलीजिंग टेंडेंसी, है ना? देखो, एट एनोड कौन वाला? मोर एसओपी। बोलो, एट कैथोड मोर एसआरपी। ये समझ में आ गए दोनों पॉइंट? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? अब देखो बच्चों, अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो, electrolysis of copper sulfate by using platinum electrode। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अच्छा बताओ, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड कैसा है? इनर्ट है या रिएक्टिव है? इनर्ट है। अब बेटा देखना, मेरी बात सुनना। अगर अपन बात करें क्या, देखो कि इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, देखो कॉपर +2 है, SO4 - 2 है और H2 है। बोलो ऐसे ही होगा क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट में कौन कौन सी स्पीसीज हो सकती है बच्चों? बोलो। कॉपर सल्फेट के दोनों आयन और वाटर, ये 3 स्पीसीज हुई क्या? बोलो बच्चों। अरे ये 3 ही हुई। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मान लो मैं बात करता हूं एनोड पर, तो एनोड पर देखो क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन हो, ये सल्फेट वहां जाए, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाए इस तरह से,
तो बेटा इसका जो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है वो आता है -2.05। ठीक है, फिर देखो, फिर वाटर का हो सकता है कैसे, 2H प्लस हाफ O2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -1.23 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने क्या बोला, एनोड पर वो रिएक्शन होगी, है ना, जिसका SOP ज्यादा है। बताओ, SOP ध्यान है ना, नेगेटिव साइन कंसीडर करते हुए बोलना है आपको। तो बताओ दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट वन या सेकंड वन? सेकंड वन होगी ना, बोलो, सेकंड वन होगी बच्चों। तो देखिए, ये वाली रिएक्शन तो हुई नहीं, ये वाली रिएक्शन हुई। ठीक है, अब देखिए, बात करें कैथोड का। तो कैथोड के केस में देखो बच्चों क्या होगा, कैथोड पे एक तो जा सकता है, देखो आपका वाटर जा सकता है, ठीक है, वहां जाके वाटर ने इस तरह से, देखिए ये कन्वर्ट हुआ OH माइनस एंड हाफ H2, और इसका E नोट आया, ये आया। ठीक है, एक ये जा सकता है कि कॉपर +2 गई और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो गया कॉपर के अंदर, इसका E नोट आ रहा है आपका, बोलो 0.34 वोल्ट। अब बताओ इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन होगी, बोलो, सेकंड वन हो जाएगी बच्चों, बोलो बच्चों, है ना। इसमें देखो बेटा, ये 2 पॉइंट ध्यान दो, ये 2 पॉइंट, एनोड पर उसको ऑक्सीडाइज करवाना है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कैथोड पर उसको रिड्यूस करवाना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। समझ में आ गया, बोलो बच्चों, रिलीजिंग टेंडेंसी समझ में आई? अरे समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अब आप बताइए, इसका मतलब एनोड पर कौन सी गैस जनरेट हुई इसके अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पर कौन सी गैस जनरेट हुई, ऑक्सीजन जनरेट हुई, हुई ना। और कैथोड पर कोई गैस जनरेट हुई क्या, कैथोड पर कोई गैस जनरेट हुई क्या, नहीं हुई ना बच्चों, नहीं हुई। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस बार हम कॉपर को यूज करते हुए कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बेटा इस बार देखो क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर है, कॉपर +2 है, सल्फेट है और H2O है। अब समझना बच्चों ढंग से, देखो एनोड पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एनोड पर क्या होता है बच्चों, एनोड पर क्या होता है, वेरी गुड पुलकित, ऑक्सीडेशन। तो देखो, अगर मैंने ये लिया, अब देखो पहले मैं पॉसिबिलिटीज लिख देता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर अपन उसको डिटरमाइन करेंगे। अच्छा बताओ, एनोड जो कॉपर से बना हुआ है, ये मेटल है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बच्चों। ये भैया आपके सामने मैंने 3 पॉसिबिलिटीज लिख दी। अब बताओ इन तीनों पॉसिबिलिटीज में कौन सी रिएक्शन हो सकती है, बोलो, लास्ट वाली होगी। देखो आप, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, और ये हो सकती है बच्चों। अब देखो, बात करें कैथोड पर,
तो कैथोड पर देखो बच्चों क्या हो सकता है, H2O, ये गया OH माइनस हाफ H2, इसका E नोट आया ये, और कैथोड पर कॉपर प्लस 2 गया और कॉपर ये दो पॉसिबिलिटी है। अब बताओ कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, सेकंड होगी। तो मुझे एक बात समझ आपको एक बात समझ में आई कि देखो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और उससे जो आयन बने उसी का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये हमने कहाँ पढ़ा था याद है, ये हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में पढ़ा था, बोलो बच्चों, मेटलर्जी के अंदर पढ़ा था ना, मेटलर्जी के अंदर ऐसा पढ़ा था बच्चों, बोलो। देखो एक तरह से मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर इसको नट सेल में बोलें कि एनोड पर कॉपर से कॉपर प्लस 2 बना, ठीक है, और कैथोड पर कॉपर प्लस 2 से कॉपर बना, ऐसे हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है एक तरह से, है ना। मुझे बताओ एनोड पर अगर एक कॉपर प्लस 2 जनरेट हुआ तो उतना ही वापस कैथोड पर कंज्यूम हो गया, तो क्या कोई कंसंट्रेशन में चेंज आई क्या, एनोड पर अगर एक Cu प्लस 2 जनरेट हुआ तो कैथोड पर उतना ही वापस कंज्यूम हो गया, है ना। तो अगर ये कंज्यूम हो गया तो क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आया, क्या उसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया, नहीं आया ना। बात समझ में आ गई बच्चों, बोलो, अरे दिमाग बैठा। ये कंसेप्ट आपने कहाँ यूज लिया था, याद करो, देखो ये हमने पढ़ा था मेटलर्जी के अंदर। देखो बच्चों हमने इस तरह से एक एनोड लिया था और एक पतला सा कैथोड लिया था, याद है, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कर लिया था, ये कॉपर सल्फेट। अब देखो ये कॉपर, ये भी कॉपर है, याद आ रहा है। एनोड जो था वो क्या था, इम्प्योर का बना था, याद करो, और थिक लिया था, याद है हमने एनोड जो बनाया था, है ना, वो थिक बनाया था, है ना, थिक एंड इम्प्योर कॉपर का बनाया था क्या। और बच्चों बताओ कैथोड क्या हुआ था, थिन बनाया था एंड प्योर कॉपर का बनाया था, याद है। अब बताओ हुआ क्या था आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, आपको पता है कि एनोड तो क्या होगा, ये तो डिसोल्व होगा, है ना, एनोड से तो कॉपर प्लस 9 नीचे आए थे, याद कीजिए, आए थे बच्चों, और यहीं से ये आयन, बोलो कहां गए थे, यहीं से ये आयन फिर कहां गए थे बताओ, ऊपर गए थे, बोलो। तो एनोड डिसोल्व हो रहा है और कैथोड मर क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। ये बात समझ में आई क्या, ये बच्चों पढ़ा था क्या। अब बताओ ये मैं जो बना रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, आशीष शेखावत, ये एनोड के नीचे रहा है, वेरी गुड, चित्रक सिंगल मुदिता, वेरी गुड, इसको बोलते हैं एनोड मड, बोलते हैं बच्चों, इसको एनोड मड बोलते हैं, पढ़ा था ना, बोलो बच्चों, पढ़ाया था। ये पिक्चर क्लियर हुई, ये पिक्चर समझ में आ गई। तो आप मुझे बताओ मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस there will be no change
in the concentration of electrolyte solution. क्या ये लाइन समझ में आई? In this electrolysis process, there will be no change in the concentration of electrolyte solution. बोलो. अब देखो बच्चों, जैसे इसमें क्या क्वेश्चन बनाता है, देखिए वो क्वेश्चन ये कहेगा कि आपके पास 2m है ना, 4 लीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन is electrolyzed by using copper electrode. Then concentration of copper sulfate after electrolysis will be. बताओ बच्चों. वही की वही रहेगी, है ना, वही की वही रहेगी बच्चों. ठीक है. अब जैसे अपन ये कह सकते हैं बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना, और मैं ऐसा लिख देता हूं, देखो 2 एम्पियर करंट. ठीक है, मैंने लिख दिया 2 एम्पियर करंट. बेटा एनोड मड जो है वो तो क्या होता है, वो तो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है ना. एनोड मड की जो इंप्योरिटीज है वो इनसॉल्युबल है, वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज करेगी? ठीक है ना. बोलो ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आया? जैसे देखो एक बार आपके एम्स में क्वेश्चन आया था, निकल नाइट्रेट है बच्चों ये. ठीक है, निकल नाइट्रेट, निकल इलेक्ट्रोड. ठीक है, इसकी देखो क्या दी थी, ये था 1m 5 लीटर. ठीक है, ये क्या है, 1m 5 लीटर. ठीक है, आपको इसने टाइम दिया 3 आवर्स. ठीक है, और आपको करंट दी इसने 2 एम्पियर. बताओ concentration of nickel nitrate after electrolysis. बताओ बच्चों, वो की वो रहेगी, में कोई दिक्कत आएगी? क्योंकि देखो निकल नाइट्रेट का आप निकल से कर रहे हो ना. हाँ भैया, अब देखो सुनो, अब अपन एक फंडा मैं और सिखाता हूं. देखो इसमें तो अब क्या करना पड़ेगा, सबकी वैल्यू लर्न करना तो बहुत मुश्किल है बच्चों. सबकी वैल्यू लर्न करना बहुत मुश्किल है. तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों समझते हैं क्या कि product of electrolysis can be explained by discharge potential. ठीक है ना, मैंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डिस्चार्ज पोटेंशियल.
ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है ये समझते हैं बच्चों अपन। ठीक है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल देखो अपन ये बोलेंगे कि मिनिमम पोटेंशियल which is required to release an ion on particular electrode। ठीक है, क्या लिखा मैंने, किसी भी आयन को पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर आपको डिस्चार्ज करना है, उसको रिलीज करवाना है, तो उसके लिए जो आपको मिनिमम पोटेंशियल चाहिए उसी पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जल्दी रिलीज होगा या जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिलीज होगा? बताओ कौन जल्दी रिलीज होगा? देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैं अलग बात कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। डिस्चार्ज पोटेंशियल, जैसे आप ये बोलो कि मार्केट में दो ऐसी चीज आई जिसमें एक चीज तो ऐसी है जिसके मान लीजिए प्राइस है 100 रुपीज और एक ऐसी है जिसकी प्राइस है 10,000 रुपीज, तो मार्केट में से कौन सी चीज जल्दी खत्म हो जाएगी? जो सस्ती है वो जल्दी जाएगी ना, अरे सस्ती वाली जल्दी जाएगी ना, है ना? तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, टेंडेंसी टू रिलीज, ये आपके डिस्चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्या सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा उसकी रिलीज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, बोलो, है ना? अब देखो बच्चों सुनो, अब आप कहोगे डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है क्या है? देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें कि ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, तो देखो फॉर केटाइन, केटाइन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या बच्चों, केटाइन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल है -SRP। मतलब जो SRP आया है ना उसका नेगेटिव ले लो आप। समझ में आया? बेटा केटाइन कहां जाते हैं, केटाइन कहां जाते हैं? कैथोड पर। और कैथोड पर होता है क्या है, कैथोड पर होता है क्या है, रिडक्शन। तो कौन सा पोटेंशियल कंसीडर करें, कौन सा पोटेंशियल कंसीडर करें? SRP। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं आपको, अभी मैंने ये क्या लिख रखा है बताओ, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वो किसकी लिखी हुई है? SRP लिखा है मैंने, है ना? ये SRP है, SRP है बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Li प्लस, अब बताओ क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा 3.05 वोल्ट। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? बोलो। अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं Zn+2, ठीक है, और ये लिखा मैंने, ये लिखा, ये मैंने जिंक का क्या लिखा है बच्चों, जिंक का क्या लिखा है? SRP लिखा है। तो बताओ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Zn+2 बताओ, प्लस में आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर एक सॉल्यूशन में Li+2 आयन भी है और Zn+2 आयन भी है ना? एक सॉल्यूशन में Li+2 आयन भी है, Li+ और Zn+2 दोनों है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे बच्चों, आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा आयन पहले रिलीज हो जाएगा, बताओ कौन सा आयन पहले रिलीज हो जाएगा? बोलो जिंक वाला हो जाएगा,
अरे जिंक वाला हो जाएगा क्या? आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आप बाइक चलाते हो तो स्पीड पहले कम होती है बाद में तो बढ़ती है ना? बोलो बच्चों। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, तो जैसे पोटेंशियल 0.76 वोल्ट पहुंचा, तो बोलो जेड प्लस रिलीज होना शुरू हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा ना। और एल आई प्लस कब रिलीज होगा? जब पोटेंशियल कहां पहुंचेगा? जब पोटेंशियल कहां पहुंचेगा? बोलो बेटा, ये दोनों चीजें अलग है, डिस्चार्ज पोटेंशियल और ये जो एस आर पी है, अपोजिट चीजें हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अरे डिफरेंस समझ में आया क्या आप लोगों को? बोलो। तो देखो, अपन बोलेंगे इसमें टेंडेंसी टू रिलीज, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जेड एन प्लस टू की टेंडेंसी एल आई प्लस से, एल आई प्लस वन से ज्यादा है? बोलो समझ में आया? बोलो बच्चों। अब बताओ, अब देखो बच्चों सुनो, आप मुझे बताओ कि लिथियम और जिंक, इसमें से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन आता है? लिथियम और जिंक में से नीचे कौन आता है? जिंक नीचे आता है ना? नीचे आता है बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे, वैसे 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 डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो रिलीज होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी ना बच्चों? बोलो। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई क्या? तो देखो, अपन ऐसा कह सकते हैं कि फॉर कैटाइन discharge potential decreases from top to bottom in ECS, means tendency to release क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये बात सुन आई? ये बात सुन आई बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये कैटाइन की बात कर ली, अब बात करते हैं अपन फॉर एनाइन। ठीक है, तो एनाइन कहां जाते हैं बच्चों? एनाइन कहां जाता है? एनोड पर जाता है। अच्छा, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका जो डीपी होगा वो माइनस, सॉरी एक मिनट, बोलो ऐसा लिखेंगे, माइनस ऑफ एसओपी। बोलो लिखेंगे। अब अगर मान लो, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? माइनस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ये जो लिखा है एसओपी क्या होता है? माइनस एसआरपी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोलो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मतलब जो एसआरपी की वैल्यू है ना एनआईन के लिए, वही हो गया फिर तो। यही बात हुई बच्चों। बोलो। अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे मेरे पास Cl2 है, ठीक है, बताओ बच्चों, ये मैंने क्लोरीन और ब्रोमीन के क्या लिखे हैं पहले बताओ? एसओपी एसआरपी? एसआरपी लिखे हैं। और यही एसआरपी किसके इक्वल हो जाएंगे? यही एसआरपी किसके इक्वल हो जाएंगे? डिस्चार्ज पोटेंशियल हो जाएंगे बच्चों। बोलो। तो अब मुझे बताओ कि बताओ कौन सा आयन पहले रिलीज होगा, क्लोराइड या ब्रोमाइड? क्लोराइड या ब्रोमाइड? बोलो। बोलो किसके लिए कम चाहिए? किसके लिए कम चाहिए? वैल्यू तो देख लो।
ब्रोमाइड आयन के लिए कम चाहिए तो ब्रोमाइड रिलीज हो जाएगा। तो देखो अपन क्या बोलेंगे कि टेंडेंसी टू रिलीज, ठीक है। तो ब्रोमाइड आयन और क्लोराइड की बात समझ आएगी। अब देखो मैं कुछ आयंस की बात करता हूं। देखिए जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट है, ठीक है, फिर OH माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है। तो इस सीरीज में जैसे अपन इधर जाते हैं, ठीक है, इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता जाता है, तो टेंडेंसी टू रिलीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बताओ इनमें सबसे इजीली कौन रिलीज होगा, इनमें सबसे इजीली कौन रिलीज होगा, बोलो। सबसे इजीली रिलीज होगा I माइनस। अब मुझे बताओ ये देखो ये OH माइनस तो हम एक तरह से किससे ले आएंगे, वाटर से ले आएंगे, है ना। भाई वाटर को अपन ऐसा लिखते हैं H2O, H प्लस OH माइनस। तो मुझे बताओ कि क्या एक्वा सॉल्यूशन में कभी सल्फेट और नाइट्रेट आपके रिलीज हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में पहले से कौन है, एक्वा सॉल्यूशन में कौन सा आइन है, OH माइनस आइन, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर एक्वा सॉल्यूशन में ये तीनों हैलाइड आइन हो, ये तीनों हैलाइड आइन हो, तो क्या OH माइनस रिलीज हो पाएगा, क्या OH माइनस रिलीज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो देखो बच्चों सुनो, मैं एक पॉइंट लिखता हूं कि इन aqueous solution if सल्फेट, नाइट्रेट, ये भी है वैसे, ये मिलेंगे नहीं लेकिन मैं लिख देता हूं, है ना। ions are present then OH minus ion will release, ठीक है बच्चों। तो कौन रिलीज हुआ, OH माइनस आयन। अब देखो अगर मैं बोलूं कि इन aqueous solution if क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, मैंने फ्लोराइड नहीं बोला, ध्यान से सुन लेना, है ना। ions are present then these halide ion will release instead of OH माइनस आयन, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर आपके एक्वस सॉल्यूशन में सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट आयन है तो OH माइनस रिलीज होगा, और अगर हैलाइड है तो फिर OH नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ये बहुत काम आएंगे आपके, ये पॉइंट बहुत काम आएंगे। अब देखिए इन aqueous solution if S block metal ion and Al plus 3 are present then H plus will release on cathode। फिर देखो ये कहता है कि if D block metal ions like Cu plus 2, Ag plus, Au plus 3, Zn plus 2 are present then H plus will not release, and in this condition these D block ions will release,
ठीक है, ये चारों पॉइंट पढ़ लो बच्चों, फिर मैं आपको अभी क्वेश्चन बताता हूं, आप फटाफट कर पाएंगे। इन चारों पॉइंट्स को अभी अपन अप्लाई करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बोलो बच्चों। चलिए अब है ना, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना और मैं वन बाय वन एग्जांपल करवाता हूं आपको। देखो, अपन सबसे पहले लेते हैं वन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखो बच्चों, अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना। इसमें करेंगे क्या, कॉपर प्लस 2 SO4 माइनस 2, और मैंने वाटर लिया तो H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कैथोड पर दो कैटाइन लिख रहे हैं, कौन सा कैटाइन जाएगा, कॉपर प्लस 2 या H प्लस? बताओ बच्चों। देखो ऊपर लाइन लिखी हुई है कि इन डी ब्लॉक, इफ डी ब्लॉक मेटल आयंस आर प्रेजेंट देन दे विल रिलीज, तो कॉपर प्लस 2 जाएगा। अच्छा बताओ, एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा, जाएगा। समझ आ गया मामला? अब मुझे बताओ कौन कौन डिस्चार्ज हो गए, कौन कौन डिस्चार्ज हो गए, कॉपर प्लस 2 आइन और OH माइनस आइन। तो मुझे बताओ कि सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आइन रह गई, ये रह गए H प्लस और SO4 माइनस 2। एक तरह से क्या है ये, एसिड है, बोलो। अरे H2SO4 बन जाएगा ना, H2SO4 बन जाएगा। तो बताओ आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस पीएच क्या होगी, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस पीएच क्या होगी, पीएच लेस देन 7 आएगी क्या बच्चों, पीएच लेस देन 7 आएगी, है ना, आएगी, ये बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट सेकंड लेते हैं अपन, एक्वस में लेता हूं सोडियम सल्फेट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस बार मैंने क्या लिया है, सोडियम सल्फेट लिया है। ठीक है बच्चों, अब बताओ, अब बताओ बच्चों, अब कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कौन जाएगा। देखो अगर आपको एस ब्लॉक का कोई आयन दिख जाए तो H प्लस रिलीज करवा दो, और अगर कोई डी ब्लॉक का आयन दिख जाए तो H प्लस को नहीं, फिर उस डी ब्लॉक वाले को करवाना है ना। तो बच्चों देखो क्या हो गया, बताओ कि ये गया, ये मिल गया, और एनोड पर बताओ, एनोड पर गया आपका OH माइनस, बोलो तो क्या हो जाएगा, H2O हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया कि कैथोड पर हाइड्रोजन रिलीज हुई और एनोड पर ऑक्सीजन रिलीज हुई।
ये अप्रोच मेरे हिसाब से देखो बहुत सही है। अगर इस अप्रोच से आप करोगे तो फटाफट आपके आंसर निकल जाएंगे। ये बताओ। अब सीधा देख के बताओ कि कौन कौन सा आयन रिलीज होंगे। H प्लस और और देखो, ये देखो, ये जो आपने पढ़ा था। हाँ वेरी गुड। एलाइड आइन है तो पहले इसको करेंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, तो कैथोड पर गया H प्लस, बन गया H2। एनोड पे गया Cl माइनस, बन गया Cl2 N2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों। चलो अब बताओ। एक्वस AgNO3। अब बताओ कैथोड पर कौन जाएगा? Ag प्लस, और एनोड पर OH माइनस। आसान है ना। ये अप्रोच बेटा मेरे हिसाब से सबसे सही है, आप फटाफट कर पाएंगे। तो देखो, कैथोड पर डिपॉजिट हुआ Ag प्लस, और एनोड से गया OH माइनस, है ना। आगे बात सुने। अब बताओ। सीधा सीधा बता दो। सेम ही जाएगा ना, सिमिलर रहेंगे, जो ऊपर बनेगा वही। देखो, कैथोड पे जाएगा Ag प्लस, और एनोड पे जाएगा OH माइनस। ठीक है। फिर देखो, फिर अगर मैं आपसे बात करूं, क्या मैं कहता हूं कि मेरे पास है एक्वस NaCl, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब बताओ, सीधा सीधा बताओ। H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस चले गए, तो पीछे सॉल्यूशन में क्या बच गए? पीछे सॉल्यूशन में क्या क्या बच गए? सॉल्यूशन में क्या क्या बच गए? NaOH बच गया क्या? वेरी गुड। हाँ भैया। देखो क्या बोलेंगे, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो ये NaCl है और ये H2 है बच्चों। अब देखो, कैथोड पर गया H प्लस और मिल गया हाफ H2। ठीक है। फिर एनोड पर गया Cl माइनस, और ये बन गया हाफ Cl2 और इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये तो चले गए, है ना, ये तो चले गए। अब बताओ सॉल्यूशन में बचा क्या? NaOH बचा। तो बताओ आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। बोलो। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, पीएच आएगी मोर देन 7। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अपन अगर ऐसा देखें तो क्या एक मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है क्या? एक मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है बच्चों? बताओ। एनोड से एक रिलीज हुआ और वो कैथोड पे चला गया, तो मैं कह सकता हूं कि
by the exchange of 1 mole इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 mole NaOH is produced। क्या ये बात सही लिखी है मैंने? क्या ये बात सही लिखी है क्या? ये बात आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगी, ये बात आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगी बच्चों। देखो एक एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाता हूं आपको। देखिए क्या कहता है कि 300 ml solution of NaCl, है ना, was electrolyzed for 6 minutes, है ना। If pH of the final solution was 12, then calculate current which is used for this process। ये बच्चों क्या कह रहा है आपको? एक NaCl का 300 ml सोल्यूशन है, ठीक है, आपने उसको 6 मिनट तक क्या किया? इलेक्ट्रोलाइज्ड किया। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस पीएच कितनी आई? 12 आई। तो आपको क्या निकालना है? इस प्रोसेस में आपने जो करंट यूज ली वो दिखाना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? देखो बच्चों समझते, सबसे पहले बताओ पीएच 12 है, तो पीएच अगर 12 है तो क्या मैं कह सकता हूं पीएच 2 होगी? पीएच अगर 12 है तो पीएच 2 होगी क्या, है ना? क्यों? क्योंकि पीएच प्लस पीओएच दोनों का सम 14 होता है। अब बताओ जब पीओएच 2 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि OH माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 10 की पावर -2 हो गई। अब बच्चे बताओ जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही किसकी होगी? वही किसकी होगी बच्चों? वही NaOH की होगी ना। होगी बच्चों, क्यों? देखो NaOH Na प्लस OH माइनस, देखो NaOH और OH की स्टोइकियोमेट्री सिमिलर है। ये बात समझ में आ गई? तो मुझे बताओ NaOH की मोलरिटी पता लग गई? NaOH की मोलरिटी पता लग गई? बोलो। तो क्या मैं मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकता हूं क्या? मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकता हूं क्या? कैसे निकालेंगे? M इंटू वी। बोलो। अब देखो इसका M आया 10 की पावर -2 और V हो गया 300 ml, डिवाइड बाई 1000 कर दे तो बोलो क्या आई? ये आ गया। बोलो। अब अभी ऊपर आपने एक लाइन लिखी थी देखो थोड़ी देर पहले कि बाय द एक्सचेंज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ NaOH इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो मुझे बताओ कि क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो आपको क्या करना है? देखिए 1 मोल NaOH के लिए आपको 9650 कूलम चार्ज चाहिए। चाहिए क्या? बोलो। इतना चार्ज चाहिए क्या? अब बताओ तो 3 इंटू 10 की पावर -3 मोल के लिए कितना चाहिएगा? क्या इतना चाहिएगा? क्या इतना गुलाम चार्ज चाहिएगा क्या? बोलो बच्चों, चाहिएगा? अब बताओ हमें क्यों पता लग गया क्या? क्यों पता लग गया? अब कौन सा फॉर्मूला लगा के करंट निकाल सकते हैं? अब देखो बच्चों
Q इक्वल्स टू IT। Q आपके सामने आ गया, IT आप I निकालना है, T आपको दिया हुआ है 6 मिनट, तो 6 इंटू 60 कर दूं। बोलो बच्चों, बोलो, तो सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने से आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? देखो बेटा, अब अगेन अपन ने फैराडे रूल को याद नहीं किया, हमने सीधा सीधा किस रूल से कर दिया, सीधे सीधे एक सिंपल सा फॉर्मूला सीखा हमने, Q इक्वल्स टू IT। अब इस फॉर्मूले को आप जितना अच्छे से यूज लोगे ना, उतना ही फायदा है बेटा, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट अगर अपन लें कि डाइल्यूट HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से, तो बताओ HCl कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। और वाटर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा बच्चों, बोलो। अब बताओ, कैथोड में तो कोई चॉइस ही नहीं है ना, एक ही जाएगा, कौन जाएगा? H+। अब बताओ एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे जाएगा Cl-। ये बात समझ में आई? बोलो, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? ये कंसेप्ट समझ में आया? ये जो ऊपर की जो लाइन है ना, ये लाइन है, ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, ये बहुत काम के। इन चारों पॉइंट्स को अगर आप ढंग से सीख लेते हो ना, तो फटाफट आप आराम से कर सकते हो, है ना बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, एक बात सुनो कि सब बोलो क्या मैंने बोला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस समझ लीजिए आप। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब जिसमें वाटर कंटेंट क्या हो, बहुत ही कम हो। अब देखो बच्चों, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी वाटर कंटेंट बहुत कम है, इसका मतलब सॉल्यूशन बहुत ही कम डाइल्यूट है। बेटा जब कोई सॉल्यूशन कम डाइल्यूट होता है, तो उसका आयोनाइजेशन भी क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन भी क्या होता है, कम होता है ना। याद करो, आपने लास्ट में पढ़ा था ओस्टवाल डाइल्यूशन प्रिंसिपल, ओस्टवाल डाइल्यूशन प्रिंसिपल पढ़ा था। तो देखो बच्चों सुनो, ये H2SO4 है बेटा, मैंने इसमें एक ही H निकाला, दोनों H नहीं निकाले, समझ में आई बात? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है बच्चों, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है? अब देखो, अब अगर बात कैथोड की करें, तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये मिल गया H2। बात एनोड की करें तो मिल जाएगा H2S2O8। क्या मिल गया बच्चों? देखो H2S2O8 पढ़ा आप लोगों ने 11th में, H2S2O8 को, H2S2O8 को पढ़ा आप लोगों ने? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं मार्शल एसिड या पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? इसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक में। तो बच्चों जब इसका अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, क्या सॉरी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने पर आपको ये मिलेगा।
ये रिएक्शन आपने कहीं पढ़ी थी क्या? ये रिएक्शन कहीं पढ़ी है आप लोगों ने? लास्ट एक टॉपिक आया था हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन में H2O2 का प्रिपरेशन बढ़ा था, देखो आप, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी कुछ होती है बच्चों, ठीक है ना? अब देखिए, इस तरह से इसको आप ब्रेक डाउन करो तो देखो क्या क्या मिल जा रहा है आपको, क्या क्या मिल रहा है, समझ में आया? बोलो, जो मिल रहा है वो समझ में आया आपको? चलो बच्चों, तो इतना आप पढ़ना,